हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उमेश चौरसिया है। मैं टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। उसके बारे में आज हम जो इनपुट टैक्स के क्रेडिट के जो एज पर जीएसटी एक्ट क्या क्या रूल हैं और सेक्शन में क्या क्या कंडीशन दिए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट देखिए, हम जो अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो हमारी बनती है उनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम सेट ऑफ करके अपनी जो लायबिलिटी होती है जो बची हुई उसको कैश में जमा करते हैं। तो एक तरह से हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा एसेट्स होता है। बुक्स में हम बहुत सारे जो है परचेजेस करते हैं, लेकिन सारे कंडीशन जो है फुलफिल नहीं करते हैं। तो उसमें जो क्या रूल कहता है, एज पर सेक्शन 16 सब क्लाज 1 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि पहला जो रूल है, जीएसटी पेड फॉर फर्दर यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, जीएसटी हम सारे अगर जो पे करते हैं उनका सभी का आईटीसी नहीं ले सकते हैं। आईटीसी हमको सिर्फ उसी का मिलेगा जो हम फर्दर इन द इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड और बिजनेस हम यूज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, वही उन्हीं पे जो टैक्स पे किया हुआ है उन्हीं का आईटीसी हम ले सकते हैं। तो पहला जो कंडीशन है वो सेक्शन 16 सब क्लाज 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 को फुलफिल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, as per section 16 subclass 2, there should be following to claim ITC। कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो सेक्शन 16 सब क्लास 2 में दिया गया है, जिसको हमें कंप्लाई करना ही करना होगा। जैसे कि पहला कंडीशन है कि हमारा जो है इनवॉइस डेबिट क्रेडिट होना चाहिए। जो सप्लायर से जो भी हम माल और गुड्स जो भी या सर्विसेज हम यूज करते हैं तो उसका बिल होना चाहिए, या अगर कोई रिजेक्शन है या किसी तरह का इशू है तो उसके संबंध में डेबिट नोट पार्टी द्वारा दिया होना चाहिए, सप्लायर द्वारा। तो पहला कंडीशन हमारा जो है ये कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो है कह सकते हैं कि ए का ही एक्सप्लेनेशन है कि सप्लायर जो है जो भी डेबिट नोट या इनवॉइस जो है अगर टैक्स पेयर को दिया है तो उसका अपने उस मंथ के GSTR1 में उसका डिटेल जरूर फाइल कर दिया हो। इस सी जो है बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड। एक्चुअली रिसीव्ड का मतलब है कि ये नहीं है कि हम बोगस बिल बना के हम उस पर क्लेम कर लें, नहीं, ऐसे नहीं होता। जब तक हम गुड्स और सर्विसेज हमें रियल में नहीं रिसीव किया, रियल में यूज नहीं किया है, हम उस पर आईटीसी नहीं ले सकते हैं। टैक्स कलेक्टेड बाय द सप्लायर हैज बीन डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। फोर्थ जो है, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है सप्लायर से, सप्लायर ने, तो उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। अगर वो डिपॉजिट नहीं करता है तो आईटीसी उसका भी मिलना मुश्किल है, मिल नहीं सकता है जब तक वो डिपॉजिट नहीं करेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। ई पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि GSTR3 भी हैज़ बीन फर्निश्ड। ऑब्वियसली ये क्लियर है कि अगर वो डिपॉजिट किया है तो 3B फाइल कर देगा। तो एक दूसरे कंडीशन निर्भर है, और ये जो जितने EABCDE में सारी चीज़ें कंप्लायंस ये करना होना चाहिए, तभी हम आईटीसी ले सकते हैं। अब कुछ प्रोविजंस हैं जिसको डिपार्टमेंट ने इशू किया हुआ है। पहला प्रोविजन जो सेक्शन 16 सब क्लास 2 का है, ये गुड्स एंड सर्विसेज आर रिसीव्ड इन लॉट। लॉट का मतलब क्या है कि मतलब धीरे धीरे जैसे पार्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा हो, एक साथ ना आता हो, तो जब लास्ट लॉट हमें मिलेगा तब हम उस बिल के अगेंस्ट आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि लास्ट जो लॉट मिलेगा, लॉट में जैसे मान लीजिए पार्ट पार्ट में कोई सप्लाई होता है, एक साथ नहीं होता है,
तो जो लास्ट लॉट रिसीव होगा तो उस इनवॉइस टोटल इनवॉइस का जो आईटीसी होगा हम यूज करेंगे, क्लेम करेंगे। दूसरा प्रोविजन जो ये है कहता है कि इफ रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज नॉट डिपॉजिटेड द टैक्स विद इन 180 days देन he has to pay the amount of ITC claim। मीन्स कि रिसीवर के ऊपर एक लायबिलिटी है कि अगर वह जो टैक्स उसके ऊपर बनता है अगर वह 180 डेज के अंदर अगर जमा कर देता है तो उसे आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर बिहाइंड 180 डेज वो डिपॉजिट नहीं करता है तो उसे आईटीसी जो क्लेम किया है उसको आउटपुट की लायबिलिटी में जोड़ के उसे पे करना पड़ेगा। अब चलते हैं सेक्शन 16 सब क्लास 3 के। सेक्शन 16 सब क्लास 3 ये कहता है कि if in case of fixed assets the depreciation has been claimed along with tax it means आप कह सकते हैं कि कोई फिक्स एसेट्स आपने परचेज किया और उस पे आपने जीएसटी सपोज पे कर दिया है। सपोज 1 लाख का आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया, इस पे 10,000 आपने जीएसटी दिया होगा सप्लायर आपका कास्ट पड़ गया 1,10,000 पे आप जो है अगर आप फिक्स एसेट्स को पूरा इस पे बुक करते हैं और इसी पे डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो इस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। कोई भी फिक्स एसेट्स हम कंपनी डे टू डे बिजनेस एंड कमर्शियल यूज के लिए लेते हैं तो उस पे आईटीसी अगर हम क्लेम कर रहे हैं तो उसका डिप्रिसिएशन के साथ उसमें डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, वो मतलब आई थिंक ये कास्ट नहीं बनेगा फिक्स एसेट्स का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेक्शन 16 सब क्लास 4 ये कहता है कि इन दिस सेक्शन एनी ITC of a financial year can be claimed till the GSTR 3 can be claimed till the filing of GSTR 3B of September month of the following month or annual return which year is earlier। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई ITC है किसी बिल पे जो हमने नहीं लिया है तो वह हम सितंबर और एनुअल रिटर्न whichever is earlier तक हम क्लेम कर सकते हैं। सितंबर कौन सा मंथ, फॉलोइंग ऑफ द मंथ, ओके, नेक्स्ट ईयर का जो सितंबर मंथ होता है, आई मीन्स सपोज 2021-22 फाइनेंशियल ईयर है तो इसका जो सितंबर जो होगा वो सितंबर 2022 लिया जाएगा। ओके, तो ये इतने तक हम इसका आईटीसी ले सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर का, या एनुअल रिटर्न जो डेट होगा विच एवर ईयर उस डेट तक हम इस फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी का यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं रूल 36 सब क्लास 4 पे चलते हैं। इसमें जो बताया गया है कि if supplier has not submitted return under section 37 sub clause 1 then the ITC shall be up to 5% of total ITC can be claimed। ओके, तो रूल 36(4) आप लोगों को फॉर एग्जांपल आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सपोज आपकी टोटल जो है आईटीसी सपोज किसी मंथ में 10,000 बना, उस मंथ में उस बिल का जो है सप्लायर जो आपका है उसने रिटर्न नहीं फाइल किया तो इस मंथ का केवल आप 5% जो आईटीसी उस पार्टी का है क्लेम कर पाएंगे टोटल आईटीसी का। तो 10,000 5% निकाल देंगे तो आपके पास जो है
5%, यानी ओनली 500 तक का ITC कर पाएंगे। फर्दर रूल 86 भी एक नोटिफाई हुआ है, जिसमें कि कहा गया है कि अगर किसी टैक्स पेयर का टर्नओवर जो है किसी मंथ में 50 लाख से ऊपर है, तो उसे अपने आउटपुट लायबिलिटी का एटलीस्ट 1% जो है कैश लेजर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही बात ITC के क्लेम और यूज करने के लिए, और किन किन कंडीशन में हमें यूज करना है, क्या करना है, ये आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और आगे मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं ITC के कुछ स्पेशल रूल हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन में ले सकते हैं, क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो ज़रूर पोस्ट करें। धन्यवाद।